स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन पॉइंट्स राज में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी ALP और टेक्नीशियन की जो सीरीज़ चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, इससे पहले मैंने आपको और भी वीडियो अपलोड कर रखी है आपकी क्लासेस, जो कि आपकी ALP और टेक्नीशियन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी हुई है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल की जो वीडियो सेक्शन है उस पर जाना है और उस वीडियो सेक्शन में जाके आपको सारी वीडियो देख लेनी है, जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं अभी तक। ठीक है, जैसे कि आपका पीछे का जो पोर्शन है वो आपका लीव रह गया है, यानी कि छूट गया है, तो वो आपका कवर हो सके। ओके गाइस, तो ये चैनल आपका विशेष तौर से आपके इलेक्ट्रिकल की जो आपकी टेक्निकल की तैयारी उसको मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और अभी हाल फिलहाल में अपन क्या कर रहे हैं, आपकी जो ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है आपकी 2023 के अंदर, उसकी प्रिपरेशन करने के पर्पज़ से ये चैनल के माध्यम से आपकी ये क्लासेस रेगुलेट की गई हैं। ठीक है, तो जो लोग ALP और टेक्नीशियन की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और क्लासेस का विजिट कर रहे थे, उनके लिए अच्छी साबित है। और आपसे यही अनुरोध है कि और भी लोग जो ITI पास कर रखी है, जिसने जो ALP और टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहता है, तो आप उन लोगों को इस वीडियो को माध्यम से उनको शेयर करें और उनको जुड़ने के लिए बोलें, जिससे कि उनकी भी तैयारियाँ अच्छी ढंग से हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इतना दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने मेरी पूरी सीरीज देख ली, जो कि मैं आपको यहाँ पे 20 ईयर्स के जो आपके ओल्ड ईयर्स आपके टेक्निकल के एग्जाम है वो क्वेश्चंस और साथ में न्यू पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन उन उन सभी श्रृंखला को करा रहा हूँ। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो इस चीज़ का दावा है कि आप इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल पोर्शन के अंदर आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा और अच्छे खासे मार्क्स से आप पास हो जाओगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। और हाँ गाइज, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि और भी वीडियो आपको इस टाइप से मिलती रहे। ओके गाइज, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या है आपका, फुल वेव रेक्टिफायर में है। वेव में लिखना थोड़ा मिस्टेक हो गया, वेव क्या आपका फुल वेव। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? अगर मैं इसकी बात करूँ ऑप्शन की, एक नंबर बी, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो कितने होते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2। तो देखो, आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है आपका, उसके अंदर का आपका जो आपकी बाइंडिंग जुड़ी हुई रहती है, उसमें आपके 2 डायोड होते हैं आपके स्टाफ से। क्या आपके 2 डायोड आपके यहाँ पे जुड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये करते हैं इसके बीच में क्या आपका आपका जो एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है, वो क्या करता है कि इसमें एक डायोड आपका होता है, वो अपना एक साइकिल के अंदर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लेगा और अगली नेक्स्ट साइकिल के लिए दूसरा डायोड काम करेगा, वो अपना पॉजिटिव साइन लेगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि अपन को, है ना, आपका जो पूरा डायग्राम आप है वो इस टाइप से मिलता है, कि आपका पूरा टाइप से इस टाइप से डायग्राम मिलता है। और अपना जो भी साइकिल है आपकी AC सप्लाई की, हाफ साइकिल और कौन सी नेक्स्ट साइकिल, उस साइकिल का पूरा अपन को आउटपुट मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें क्या होता है कि आधी साइकिल के लिए एक डायोड काम करता है और अगली नेक्स्ट साइकिल के लिए कौन काम करता है? आपका दूसरा डायोड करता है। और इस टाइप से क्या है, अपने को पूरी पूरी यानी कि पूरी की पूरी अपने को क्या वेव के रूप में DC प्राप्त हो जाती है। ओके, तो कितने होते हैं इसमें डायोड काम आते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर में 2 काम आते हैं। अगर मैं बात करूँगा हाफ रेक्टिफायर में कितने काम आएंगे, तो एक आएगा। ठीक है, कितना आएगा? हाफ रेक्टिफायर में कितना आता है आपका? एक आता है। अच्छा, कभी कभार आपसे इतने पूछ लेता है कि ब्रिज रेक्टिफायर में, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने आपके डायोड काम आते हैं? तो देखो ये पूछा था, तो ब्रिज ब्रिज में होता है आपके 4। कितने आपके ब्रिज में आपके 4 आपके डायोड काम आएंगे? कितने आपके 4 डायोड काम आएंगे। तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में आपका 4 आते हैं, फुल वेव में आपके 2 आते हैं और हाफ वेव के अंदर आपका एक आता है। ठीक है, अच्छा, चलो। और डायोड को तुम्हें पता होगा, डायोड क्या करता है? डायोड अपना काम क्या है? डायोड का काम AC को DC में परिवर्तित करना। इसके अलावा जो धारा की सप्लाई है उसको एक दिशीय करना, यानी कि आपकी जो सप्लाई आ रही है उसको डायरेक्शनल करना या फिर एक दिशीय करना, ये इसका काम है। डायोड बना किसका होता है? डायोड आपका हमेशा अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, डायोड कैसे आपकी अर्धचालक पदार्थ आपकी, और ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन काम नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका। DC शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग बनी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या, DC शंट जनरेटर के बारे में पूछा है। अगर मैं इसकी ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन क्या है? पतले तार अधिक टर्न, ऑप्शन बी पतले तार कम टर्न, ऑप्शन सी मोटे तार अधिक टर्न, ऑप्शन डी मोटे तार कम
टर्न, ठीक है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके डीसी सेंटर मॉनिटरिंग, ऑप्शन ए यानी कि पतले तार अधिक टर्न की, ठीक है। अच्छा, अब देखो डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर आया हुआ है, तो डीसी जनरेटर आपका किसके सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, किस पर, फेराडे के, किसका, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डीसी जनरेटर करता क्या है, ये इसका काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है इसका, ठीक है। यानी कि बोले तो इंग्लिश से क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करना होता है, ठीक है, ये इसका काम हो गया। अच्छा, इसकी क्षमता किस में दी जाती है, तो जनरेटरी क्षमता हमेशा किलोवाट में दी जाती है, किस में दी जाती है, किलोवाट में दी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि आपका डीसी जनरेटर है वो कितने टाइप का होता है, वो आपका मेन रूप से 3 टाइप का होता है। कौन सा होता है, 3 टाइप का, कौन कौन सा, एक तो आपका सन टाइप का होता है, एक अपना सीरीज टाइप का होता है, और एक अपना कंपाउंड टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा, बात किसकी पूछिए, संट की पूछिए। तो संट में क्या होता है, आपकी संट की बात करें तो इसमें आपकी क्या है, आपका जो आपका संट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर की क्या रहती है, आर्मेचर के समांतर क्रम में लगी रहती है, किसके, आर्मेचर के समांतर क्रम में लगी रहती है आपकी, ठीक है, संट फील्ड वाइंडिंग। अच्छा, तो संट फील्ड वाइंडिंग की विशेषता क्या है, अब आता है, इसकी विशेषता ये रहती है कि पतले तार की बनी होती है, आपकी संट फील्ड वाइंडिंग है वो पतले तार की बनी होती है आपकी, साथ में क्या होता है, इसके टर्नों की संख्या आपकी क्या रहती है, अधिक रहती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो पतली तार की बनी होती है तो पतली तार का रेजिस्टेंस कितना होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। तो पतली तार का जो रेजिस्टेंस है वो अधिक होता है, और पतली तार में आपका धारा की मात्रा क्या है बोले तो कम जाती है, किस में जाती है, कम जाती है, किसके नियम के अनुसार पता है, देखो किसके नियम के अनुसार, जैसा आपने पढ़ रखा होगा आर बराबर आपका, आर बराबर आपका क्या, रो एल अपॉन ए, ये पढ़ रखा है ना, इसके माध्यम से। अब देखो यहाँ से क्या आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं उसको। अब इसमें क्या होता है आपका, आपकी जो इसका फॉर्मूला मैं निकालना चाहूँ तो इसका जी आप इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो अपन तार होता है ना, तार होता है उसके आगे के हिस्से को अपन देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देता है, वो वृत्ताकार दिखाई देता है, वृत्ताकार दिखाई देता है। अब वृत्ताकार का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे आर क्या आपकी रेडियस है, तो पतला तार होगा तो आपकी क्या है, पतला तार होगा तो उसमें आपकी रेडियस की मात्रा भी कम होगी, ठीक है, और ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है आपकी रेडियस भी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे इसका मान क्या पतला है, तो पतला का मान का कम में मान है, और कम मान है तो क्या होगा आपका आर का मान क्या है, बढ़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपका आर है वो आपके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अगर इसका मान क्या, अगर इसका मान क्या होगा, अगर घटेगा तो इसका मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या घटेगा। अब देखो पतला तार है, अब पतले तार का उसकी रेडियस की क्या है, कम होगी, तो इसका मान तो घटेगा, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या बढ़ेगा। अब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा की मात्रा कम जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है आपके पतले तार के अंदर क्या है, धारा मात्रा कम जाती है, ओके, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसकी, जो पतला तार होगा उस पतले तार के क्या अधिक टर्न भी लगाए जाएंगे, यानी कि लपेटा उसके लपेटी भी तो ज़्यादा लगेंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए पतले तार की, ठीक है। तो आप पतली तार अधिक टर्न की। इसके अलावा क्या है आपकी सीरीज फील्ड बाइंडिंग और होती है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग क्या होता है पता है, सीरीज फील्ड में इसका उल्टा रहता है, कैसे, वो मोटे तार की बनी रहती है और साथ में क्या है कम टर्न की बनी होती है। मोटे तार का आकार रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन ए, यानी कि पतले तार और अधिक टर्न की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भरने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन ए फॉर्मिंग, ऑप्शन बी ओडिलना, ऑप्शन सी पोरिंग, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि फॉर्मिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, देखो बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या बेसिक रूप से आपका अम्ल रहेगा, यानी कि एसिड रहेगा, साथ में क्या रहेगा आपका डिस्टिल वाटर रहेगा, यानी कि आशुद्ध जल रहेगा, क्या रहेगा, आशुद्ध जल रहेगा, दो चीज होती है मिक्सअप इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जो अपन क्या है, आपस में लेप बना लेते हैं, यानी कि विलेन बना लेते हैं, वो उसको अपन क्या बोलते हैं, विलेन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। उस विलेन को जब ढक्कन के माध्यम से उसको उड़ेलते हैं, बैटरी के अंदर डालते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है आपका अम्ल रहेगा आपका, ठीक है, यानी कि एसिड रहेगा आपका ना, अम्ल रहेगा, और साथ में क्या रहेगा आपका जल रहेगा। अच्छा, बैटरी के अंदर कौन सा अम्ल भरते हैं तो सबको पता होना चाहिए, कौन सा,
H2SO4 बनते हैं। कैसा? H2SO4 यानी कि इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर जो आपका H2SO4 काम आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो काम आता है, वो आपका तनु आता है। कौन सा? तनु, यानी कि कैसा होना चाहिए? इसकी सांद्रता बिल्कुल कैसी रहती है? कम। तनु का मतलब होता है पतला, मतलब पतला। ठीक है। अच्छा, और जल के अंदर जल आता है, वो आपका अशुद्ध जल आता है। इन दोनों को मिक्स करके अपन इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं और बैटरी के अंदर डालते हैं। अच्छा, कभी कभार है ना, ये पूछ लिया जाता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय, यानी कि जो ब्लेंड बनाते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? आपका अम्ल के अंदर, यानी कि अम्ल के अंदर पानी डालना चाहिए या पानी के अंदर अम्ल डालना चाहिए? कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अब जब भी तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट बनाना है, जब भी इसको ब्लेंड बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना है पानी के अंदर, क्या आपका पानी के अंदर आपको क्या करना है? आपका अम्ल डालना है। क्या आपका पानी के अंदर आपको अम्ल डालना है। जिससे क्या है? जिससे कि अगर इसके कोई छींटे होते हैं अगर आपके शरीर पर पड़े, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो। ओके। तो जल के अंदर अम्ल डाला जाता है। जैसे अगर सपोज करो इसका उल्टा करते हैं। कैसे उल्टा करते हैं? अम्ल, यहाँ अम्ल भर देते हैं पुनः, है ना, और ऊपर से क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। तो क्या होगा? इसके छींटे जो पड़ेंगे वो अपने शरीर पर पड़ेंगे, और छींटे किसके आएंगे? अम्ल के आएंगे, और अम्ल अपने शरीर पर पड़ेगा तो क्या घातक हो सकता है ना। तो इसलिए क्या, इसको हमेशा जल के अंदर डाला जाता है। यानी कि जल के छींटे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जल तो अपन सहन से कर सकते हैं ना, लेकिन अम्ल को सहन नहीं कर सकते। ओके। तो इसलिए हमेशा क्या है, आपका जल होगा, उस जल के अंदर भर लेंगे, और फिर ऊपर से क्या डालेंगे? अम्ल अम्ल डालेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है। कभी कभार एग्जाम पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय किसको किस में डालना चाहिए, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? कि जल के अंदर अम्ल को डालना चाहिए। और कौन सा अम्ल अम्ल का आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल का आता है। मोटर गाड़ियों में कौन सा, आपके मोटर गाड़ियों की जो बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल भरा रहता है? ये अक्सर क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं। अधिकतर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता रहता है टेक्निकल लाइन में। तो आपको पता होना चाहिए कि मोटर गाड़ियों की जो आपकी बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और आपको ये पता होगा कि बैटरी क्या होती है? बैटरी आपको क्या है? आपकी रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। बैटरी की बात करें तो बैटरी होती क्या है? तो सेलों का समूह। क्या? सेलों का समूह आपका बैटरी कहलाती है। ठीक है। यानी कि एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? वो बैटरी बन जाएगी। बैटरी की क्षमता अपन किस में देते हैं? वो आपको देते हैं एम्पियर हावर में। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किसमें सबसे अधिक चुंबकत्व प्रतिशतता अधिक होती है? अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी सिडोराइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी लिमोनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? मैग्नेटाइट। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके लोहे हैं, और लोहे के क्या, आपका लोहे की धातु के अयस्क रहते हैं। वो अयस्क आपके, ये चारों आपके अयस्क हैं। क्या आपके? चार अयस्क हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट भी है, सिडोराइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, लिमोनाइट है। अगर मैं बात करूं आपकी लोहे की, जो आपकी सबसे अधिक जो प्रतिशतता जो पाई जाती है, वो किस में पाई जाती है? मैग्नेटाइट में पाई जाती है। ये इसका क्या राइट आंसर है। लोहे को अपन क्या लिखते हैं? फेरियम मिलते हैं, फेरियम, यानी कि एपीसी इसको डिनोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए लोहे को। ओके। चलो आगे देखते हैं। बात करें आपकी थ्री फेज प्रेरण मोटर में गति परिवर्तित की जाती है। तो देखो इसमें थ्री पेज प्रेरण मोटर है एंड थ्री पेज इंडक्शन मोटर है, उसमें गति को परिवर्तित करने के लिए पूछा है। ऑप्शन ए स्टेटर वाइंडिंग के टर्न्स बढ़ाकर, ऑप्शन बी रोटर के टर्न घटाकर, ऑप्शन सी प्रतिरोध का प्रयोग करके, ऑप्शन डी सप्लाई के किन्हीं दो फेज को आपस में बदलकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि सप्लाई के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदलकर। अब देखो बात करते हैं किसकी? इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। किसकी? इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। अब इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये आपके प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। प्रेरण मतलब इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बात करें आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, ये कौन कौन सी होती हैं? ये आपकी स्लिप रिंग मोटर होती है आपकी। ठीक है। इसके अलावा स्क्विरल केज मोटर होती है आपकी, कम्यूटेटर मोटर होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि थ्री फेज मोटर के अंदर कौन सी मोटर होती है जिसका सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी कि स्टार्टिंग बलाकुट ज़्यादा रहता है, तो वो आपकी कौन सी? आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। बलागुड बोले तो क्या है? ताकत, यानी कि जिसमें ताकत होती है बिल्कुल, यानी कि स्पीड तो है ही है, ताकत भी होनी चाहिए उसके अंदर, उसको किसी वजन को उठाने के लिए, यानी किसी भार को उठाने के लिए, उसे फिर क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं।
तो टॉर्क सबसे अधिक किसका रहता है आपका, स्टार्टिंग टॉर्क किसका रहता है 3 फेज मोटर के अंदर, स्लिप रिंग मोटर का रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इसकी गति को कैसे परिवर्तित करते हैं। अब गति को मुझे चेंज करना है तो इसमें सिंपल सी तार है कि आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है उस इंडक्शन मोटर के आपके 3 तार निकले रहते हैं, ठीक है, यानी कि R/B 3 तार होते हैं। अब क्या करना है, आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको करना क्या है कि जो आपके 3 फीज होते हैं, आपके 3 तार आपके निकले होते हैं जो सप्लाई में अपन लगाते हैं ना, उनमें से किन्हीं 2 तारों को आपस में चेंज कर दो। चाहे तो आर को है ना बाई की जगह पे ले जाओ, या बाई को आर की जगह ले जाओ, या फिर ऐसे कर लो कि बाई और बी को आपस में चेंज कर लो, तो बाई को बी की जगह ले आओ और बी को आर बाई की जगह ले आओ, या फिर ऐसे कर लो कि आर को और बी को चेंज कर लो, यानी कि आर को बाई बी की जगह और बी को आर की जगह। मेरे कहने का मतलब सीधी सी तौर पर इतना है कि जो अपने सप्लाई के जो कनेक्शन देते हैं, सप्लाई में कनेक्शन देते हैं ना, उन दोनों में से किन्हीं 2 तारों को चेंज कर दो आपस में, तो क्या होगा, आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति चेंज हो जाएगी, यानी कि परिवर्तित हो जाएगी। जो आपकी क्या रोटेशन आपका जैसे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज था वो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, यानी कि सप्लाई के किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल कर। अगला देखते हैं, किस मोटर की गति को बदला बदला नहीं जा सकता, इसमें नहीं कर लेना आप, है ना, क्या इसमें क्या आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं जा सकता, यानी किस मोटर की गति को बदला नहीं जा सकता। अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन ए तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन ऑप्शन बी सैडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी दोनों। यानी कि तुल्यकालिक मोटर को अपन क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर भी बोल देते हैं। तो तुल्यकालिक मोटर होगी या फिर सैडेड पोल मोटर होगी, ये दोनों के दोनों मोटरों की गति को अपन चेंज नहीं कर सकते। जिस डायरेक्शन में ये चल रही हैं होती हैं उसी डायरेक्शन में इसको अपन मूव करा सकते हैं, इसकी गति को चेंज अपन नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो, लेकिन इसमें और अधिक आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा तब। ओके, तो ध्यान रखना। आपकी तुल्यकालिक मोटर क्या आपकी होती है, 3 फेज मोटर के अंदर आ जाती है, और सैडल पोल मोटर किसके अंदर आती है, सिंगल फेज मोटर के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, जो तुल्यकालिक मोटर होती है, ये सैडल पोल मोटर है, तो वो अपने एक समान गति से चलती रहती है, यानी कि सिंक्रोनस गति से चलती रहती है, तुल्यकालिक गति से चलती रहती है। तो उसका फॉर्मूला अक्सर है ना एग्जाम पूछ लिया है। तो तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला क्या है आपका, NS बराबर आपका 120F/P, ये होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे F क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आवृत्ति है, और P यहाँ पे क्या है, पोल है, यानी कि ध्रुव है, और NS आपकी क्या है, तुल्यकालिक गति है। तो इस फॉर्मूले बेस पर आपके सवाल बनते रहते हैं अक्सर, कोई ना कोई टेक्निकल ऐसी एग्जाम नहीं हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछता हो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या आपका इसकी तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला क्या है, NS बराबर 120F/P। ओके, अच्छा, इसकी स्पीड किस में आती है, RPM में आती है, किस में आती है, RPM में आती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आपकी ये है ना तुल्यकालिक मोटर होती है, वो तुल्यकालिक मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्या सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, बल्कि इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कैसे, इसका जो रोटर है ना, उस रोटर को पहले क्या, एक एक्साइटर के माध्यम से इसको रोटेट यानी कि सिंक्रोनस गति तक पहुंचाया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको मेन सप्लाई देते हैं, फिर वो उसी गति से वो घूमता रहता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये आपकी तुल्यकालिक मोटर पर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, बल्कि इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। ओके, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट अपना प्राथमिक प्रकार का मापक यंत्र है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी वाट मीटर, ऑप्शन डी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब देखो मापक यंत्र है, आपको पता होना चाहिए कि आपके यंत्र होते हैं वो किसको मापते हैं, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मापक यंत्र है, यानी कि वैद्युतिक मापक यंत्र की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो और भी आपके इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं मापने वाले, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, वैद्युतिक मापक यंत्र क्या किसे कहते हैं, यानी कि वे मापक यंत्र जिससे इलेक्ट्रिकल राशियाँ यानी कि वैद्युतिक राशियाँ मापी जा सकें। जैसे कौन सी, आपका धारा होगी, वोल्टेज हो गया, प्रतिरोध हो गया, आवृत्ति होगी, ठीक है, शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, ये कैसी हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल राशियाँ ही तो हैं। तो इनको मापने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र बोला जाता है। ओके, अच्छा, अब ये आपके वैद्युतिक मापक यंत्र वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो प्राथमिक टाइप के होते हैं, और एक अपने द्वितीयक द्वितीयक टाइप के होते हैं। अच्छा, प्राथमिक और द्वितीयक में क्या अंतर है,
प्राथमिक में यंत्र है कि वो केवल आपकी धारा की दिशा को इंडिकेट करते हैं, केवल धारा की दिशा को क्या इंडिकेट कर देंगे, हाँ भाई इसमें धारा आ रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका इसका परिणाम है वो बिल्कुल डिजिटल रूप में या एक्यूरेट रूप में नहीं दे पाते, तो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि इसमें त्रुटि हो जाती है। और द्वितीयक माप यंत्र में क्या होता है, इसमें ये आपके जो आपकी जो वैद्युतिक राशि है उसके मान को तो दर्शाती है, साथ साथ में इनका मान भी एक्यूरेट रूप में देती है, ठीक है, यानी कि डिटेल फॉर्म में इसको देती है। तो देखो प्राथमिक टाइप का कौन सा हो गया आपका, प्राथमिक टाइप का हो गया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया। अब तुम्हें पता होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, केवल धारा की उपस्थिति को बताना है, यानी कि अगर धारा धारा आएगी तो ये अपनी सुई सुई को इंडिकेट कर देगा, यानी कि सुई सुई क्या होगी, इसकी मूव कर जाएगी, या तो इधर मूव कर जाए चाहे इधर मूव कर जाए, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कितनी इसके अंदर धारा एम्पीयर जा रही है, ओके, मतलब ये तो नहीं बताता ना कि कितनी जा रही है, 5 एम्पीयर की जा रही है, 10 एम्पीयर की जा रही है, इतना नहीं बताता, बस इतना सा केवल इंडिकेट कर देगा, संकेत दे देगा, हाँ इसमें धारा आ रही है। जैसे अपने घरों के अंदर अपना स्विच बोर्ड होता है, उसमें एक रेड कलर का क्या लगा रहता है, एक आपका छोटे टाइप का बल्ब लगा रहता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि सप्लाई अपनी आ रही है। जैसे आप कभी नाइट में बैठो, नाइट में आप सो रहे हो, अब रात को तुम उठो, तुम चेक करना चाहो कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, तो आप उस इंडिकेटर को देख के तो अंदर अंदर लगा लेते हो, अनुमान लगा लेते हो, हाँ लाइट आ रही है। अगर वो बुझ रहा होगा तो लाइट नहीं आ रही, और चल रहा हो तो लाइट आ रही है, यानी कि वो इंडिकेट करता है। लेकिन वो ये तो नहीं बताता ना कि कितने कितने वाट आपकी सप्लाई आ रही है, कितने वोल्टेज आ रहा है, कितनी एम्पीयर जा रही है, ये तो नहीं बताता, केवल इंडिकेट करता है। तो वेस्ट जस्ट सेम टू सेम फंक्शन किसका, गैल्वेनोमीटर का है। तो ये भी क्या करता है आपको, ओनली फॉर इंडिकेट करता है, यानी कि संकेत देता है कि हाँ सप्लाई आ रही है। अच्छा, तो इसलिए क्या है, ये ओनली फॉर ये क्या करता है, इंडिकेट करते हैं, लेकिन सप्लाई का मान नहीं बताते। जबकि द्वितीय प्रकार के जो इन आपके यंत्र होते हैं वो आपका जो सप्लाई आ रही है उसको, यानी कि वैद्युतिक राशियों का जो आपका जो क्या कहते हैं प्रभावित होने की जो दिशा है, यानी कि इंडिकेशन का काम वो तो करते ही करते हैं, साथ साथ में मापन भी बताते हैं कि कितना इसमें आपकी एम्पीयर आ रही है, कितनी इसमें धारा आ रही है, कितने वोल्टेज आ रहा है, कितनी इसमें शक्ति आ रही है, कितनी आपकी ऊर्जा आ रही है, ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, तो वोल्ट मीटर आपको क्या आपका सुई के माध्यम से वो तो इंडिकेट करेगा हाँ इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। जैसे सुई के मारे में वो सुई क्या होगा आपके बेचेप हो जाएगी, ओके। साथ में इतना ही बता देगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये भी तो बता देगा रीडिंग का, 220 वोल्ट आ रहा है, 400 वोल्ट आ रहा है, तो वो भी है। ये आपका द्वितीय प्रकार का दोनों काम कर लेता है, यानी कि मान को भी बता देता है और साथ में इंडिकेशन भी कर देता है कि हाँ सप्लाई इसमें आ रही है। जबकि पहले टाइप का जो आप प्राथमिक टाइप के होते हैं उसमें क्या होता है, केवल केवल आपकी इंडिकेशन ही करते हैं ओनली, है ना, ये धारा का मापन नहीं करते, ओके, यानी कि धारा को या वोल्टेज को या किसी भी वैद्युत राशि का मान नहीं बताते। ये इसमें अंतर होता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसका राइट आंसर हो गया, ओके। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बात आपका खुले परिपथ में प्रतिरोध होता है। तो देखो ओपन सर्किट होता है उसका, उस ओपन सर्किट की बात करें तो उसमें कितना प्रतिरोध होता है ये पूछा है। तो ओपन सर्किट की बात करें तो ऑप्शन की बात करूँ मैं इसकी, तो शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी उच्च। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि अनंत होता है। अपना कोई सर्किट होता है, अगर इसको बीच में से ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो जाने पे क्या है, इनके बीच में क्या आपकी एयर रहती है, ठीक है। तो ब्रेक होने पर आपका प्रतिरोध का मान अनंत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब बात करें किसी की शॉर्ट सर्किट की, कोई अपना सर्किट है वो शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपकी धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है, ध्यान रखना। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान शॉर्ट सर्किट में धारा का मान तो उच्च रहता है, माफ करना गलती होगी, मतलब धारा का मान तो क्या रहेगा, उच्च रहेगा, लेकिन उसमें जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, जब सीधी सी बात है, जब किसी का प्रतिरोध आपका जीरो है, कोई बाधा नहीं है, तो धारा उसमें कितनी जाएगी, 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट ओके बहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धारा जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कुछ रुकावट नहीं है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब मेरा ये कि शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, आपका प्रतिरोध का मान जीरो रहता है, और जीरो होने से क्या धारा का मान उच्च रहता है। लेकिन जब बात करें आपकी ओपन की, जब ओपन सर्किट होता है तो उसमें आपका प्रतिरोध क्या रहता है, अनंत रहता है। जब प्रतिरोध आपका अनंत रहेगा तो उसमें धारा की मात्रा धारा की मात्रा कितनी जाएगी, शून्य जाएगी, ठीक है, ये आपको देना। तो ओपन सर्किट में आपका प्रतिरोध कितना होता है, आपका अनंत होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को तुम लोग जानते हो, इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अच्छा, प्रतिरोध का अगर बात करूँ मैं, क्या
परिभाषा क्या है, क्या क्या काम है इसका, तो इसका काम ये है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना क्या किसका काम है, प्रतिरोध का काम है। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या रहता है आपका, उसका मात्रक रहता है आपका ओम रहता है, क्या रहता है आपका, इसका मात्रक आपका ओम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आपका ओम होना चाहिए। और प्रतिरोध कैसी राशि आपकी, अदिश राशि, कैसी अदिश राशि, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बलागुण यानी कि टॉर्क कैसी राशि है, ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों इनमें से कोई नहीं। अब देखो बात करूँ मैं आपकी बलागुण यानी कि टॉर्क की, तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यानी कि सदिश राशि है। अच्छा अब देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि सदिश और अदिश राशि क्या होती है। सदिश वे राशि होती है अपने जो अपने परिमाण के साथ साथ में परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी बोध कराते हो, यानी कि दिशा का भी बोध कराते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोल देते हैं। और अदिश राशि क्या होती है, जो केवल परिमाण को ही बताती हैं, दिशा का ये बोध नहीं कराती, उसे अपन क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, अगर सीधी तौर पे बात करूँ, सीधी सीधी शॉर्ट में, सदिश में क्या होता है, आपका परिमाण भी होगा यानी कि उसका मान होगा, है ना, और उसकी दिशा भी होगी, दोनों होगी, दिशा और मान दोनों हो तो सदिश कहलाती है। ठीक है, और अदिश क्या कहलाती है, जिसमें केवल मान हो, दिशा का कोई पता नहीं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। सदिश देखो बसी क्या है, सदिश यानी कि दिशा सहित, और अदेश जिसमें दिशा नहीं हो। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपकी सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं, सदिश राशि जैसे आपका नाम बल हो गया, ठीक है, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, इसके अलावा त्वरण हो गया, ठीक है, इसके अलावा क्या आपका बलागुण हो गया, ये सब कैसी है आपकी, ये और संवेग हो गया, ये कैसी है आपकी, सब ये सब आपकी सदिश राशि है। और अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि में आपकी बात करें तो कौन सी है, ऊर्जा होगी, ठीक है, ऊर्जा है, शक्ति है, कार्य है, ठीक है, इसके अलावा एम्पियर है, वोल्टेज है, ये सब कैसे कैसे आपके आपके ये अदिश राशि है। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया। अब देखो बात किसकी चली है, आपकी टॉर्क की चली है, यानी कि टॉर्क यानी कि बलागुण। अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूला क्या है आपका टॉर्क का फॉर्मूला आपका होता है एफ इंटू आर। ठीक है, एफ इंटू आर, यानी कि आर यहाँ पे क्या रेडियस है और एफ क्या पे बल है, तो बल और त्रिज्या का गुणनफल, मतलब बल और त्रिज्या का गुणनफल क्या कहलाएगा आपका, आपका टॉर्क कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा, टॉर्क यानी कि बलागुण कहलाएगा। इसके मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या है आपका, बल का मात्रा रहता है न्यूटन रहता है आपका, ठीक है, न्यूटन रहता है। और साथ में आपका क्या कहते हैं, त्रिज्या का मात्रक रहेगा मीटर रहेगा, तो न्यूटन मीटर क्या आपका, न्यूटन मीटर इसका मात्रक रहता है, किसका, आपका टॉर्क का रहता है। तो बलागुण का मात्रक रहता है आपका, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है न्यूटन मीटर रहता है। बलागुण कैसी राशि आपकी ये आपकी सदिश राशि है। बलागुण का फॉर्मूला क्या आपका, एफ इंटू आर, एफ यहाँ पे क्या है बल है, और आर यहाँ पे आपका त्रिज्या है, ये भी आपको पूछ लेता है। चलो और बात करें आपके टॉर्क की, तो टॉर्क अपनी सीधी तौर पर क्या है, ताकत होती है, क्या होती है, टॉर्क क्या होती है, ताकत होती है। और मैं आपको टॉर्क और स्पीड में एक संबंध भी आपको बताना चाहूँगा कि जिसका टॉर्क ज़्यादा रहता है, यानी कि टॉर्क और स्पीड में संबंध बताना चाहें तो टॉर्क और स्पीड आपस में कैसे कैसे रहती है आपकी, जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट होती है, किसके अंदर, डीसी मोटर के अंदर, डीसी शंट मोटर के अंदर, जो भी आपकी बात करें डीसी मोटर के अंदर बात करें तो उसमें जस्ट क्या उल्टा रहता है, जिसका टॉर्क ज़्यादा रहेगा उसकी स्पीड क्या रहेगी, डाउन रहेगी, और जिसकी स्पीड आपकी अप है यानी कि ज़्यादा है तो उसका टॉर्क डाउन रहता है। ये आपको पता, ये आपको रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि चालक तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ऑप्शन की बात करूँ इसकी, तो ऑप्शन ए दुगुना, ऑप्शन बी तिगुना, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी चार गुना। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, अगर इसकी लंबाई को अपन आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध भी कितना होगा, आधा हो जाएगा, कितना होगा, आधा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखो कैसे होता है, जैसे इसका संबंध हमें पता है कि आपका किसी चालक तार का आपका जो प्रतिरोध है वो उसके प्रतिरोधकता के समानुपाती, साथ में लंबाई के भी समानुपाती, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पे क्या है आपका, रो यहाँ पे प्रतिरोधकता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते थे उसको, और एल यहाँ पे आपकी क्या लंबाई है, और ए यहाँ पे क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और बात करें अब की आर की, तो आर यहाँ पे क्या प्रतिरोध है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या पूछा है कि लंबाई को, यानी कि लंबाई को अपन आधा करते हैं, लंबाई को मैंने मुझे करना क्या करना है, उसको आधा करना है, और रो और ए इसका एक मान दिया नहीं, इसका मान तो नहीं दिया, इसका मान नहीं दिया, इसका मान नहीं दिया, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, इकाई मान लेंगे। तो इकाई मानने पे क्या होगा आपका
सीधी सीधे तौर पर आपका आर समानुपाती एल का हो गया। अच्छा, अब देखो एल का मान दे रखा है कितना, आधा, तो इसकी जगह क्या करना है मुझे, 1/2 करना है। अब 1/2 करूंगा तो क्या होगा, आपका जो प्रतिरोध है वो क्या कितना हो गया, 1/2 हो गया, यानी आधा हो गया। तो इस टाइप से इसका आंसर क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने बताया था, आर बराबर आपका रो एल अपॉन ए बताया था। अब देखो आर क्या प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध का मात्रा क्या रहता है आपका, ओम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करता क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, अच्छा रो क्या आपकी, रो आपकी प्रतिरोधकता है, इसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या रहता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर होता है, क्या ओम मीटर भी इसका मात्रक रहता है। एल यहाँ पे क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या रहता है आपका, मीटर रहता है। ये यहाँ पे क्या आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसका मात्रक रहता है मीटर उसका रहता है, या सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है, बस इतना सा है। ओके गाइस, तो बस आपके 10th क्वेश्चन में यहाँ पे करवा दिया आपके पूरे, और भी जो इसी कॉपी और भी क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसके क्वेश्चन को आगे और आपको ऐड करवाने हैं, तो मुझे आपको कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि मुझे और भी क्वेश्चन इसमें करवाने हैं। हालांकि मैंने आपको 10th क्वेश्चन कराए, लेकिन 10th क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो मैंने चारों ऑप्शन की डिटेल्स यहाँ पे बताई है, तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो 40 से 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, फिर भी आपकी डिमांड रहेगी तो मैं और भी क्वेश्चन इसमें आपको मोर ऐड करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी अपने पास क्या है, आपको 2 से 3 महीने का अपने पास टाइम है, तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। ओके गाइज, तो अगर आपका किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे ना कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका रिप्लाई आपको हैंड टू हैंड आपको दे दूंगा। इसके अलावा आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर आपका 9610606254, आप मुझे ना इस पर भी मुझे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो क्वेरी को उसको सेंड कर सकते हो, मैं इसका वो भी आपको रिसॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही है, और हाँ चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना साथ में। ओके गाइस, तो फिर मिलते किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए